सुप्रभात। मेरा यह वीडियो हिंदी इलेक्टिव 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले के वीडियो में मैंने सुमिरनी के मनके के 2 निबंध बालक बच गया और घड़ी के पुर्जे को समझा चुकी हूँ और उसका तीसरा निबंध ढेले चुन लो को आज मैं समझाऊंगी। ढेले चुन लो जो निबंध है उसमें लेखक ने लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासों पर, मान्यताओं पर चोट की है और साथ ही साथ ये निबंध जो है समाज की जो मूल समस्या है उन मूल समस्याओं पर भी विचार प्रकट करती है। इसकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए भी बहुत ही गंभीर ढंग से अपने विषय को प्रतिपादित करने में सक्षम है। तो ढेले चुन लो जो निबंध है उसमें लेखक ने शेक्सपियर का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जो अंग्रेजी में लिखा गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस। उस मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया नाम की एक युवती रहती है। तो वो अपने वर का चुनाव करने का जो तरीका अपनाती है वो बहुत ही अद्भुत रहता है। तो वो तरीका क्या था और वो उसी तरीके को, उसी नाटक को हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु नामक नाटक से उसको अनुवाद किया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद जो है वो है दुर्लभ बंधु, जिसे हरिश्चंद्र ने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो इस निबंध में इसी नाटक का उदाहरण दिया गया है कि वहाँ पे जो विवाह करने में, विवाह के लिए जो वर का चुनाव किया जाता है वो किस ढंग से किया जाता है, किस अद्भुत ढंग से किया जाता है, वो इस नाटक में दर्शाया गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें या फिर दुर्लभ बंधु की बात करें, दोनों एक ही है। केवल मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो अंग्रेज़ी में लिखा गया शेक्सपियर के द्वारा और उसी को हिंदी में अनुवाद किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु के नाम से। तो उसमें 3 पेटियां रखी जाती है। जो भी वर महाशय जो आते हैं उनके सामने 3 पेटियां रखी जाती हैं, जिसमें से एक पेटी जो रहती है वो सोने की रहती है, दूसरी चांदी की रहती है और तीसरी लोहे की रहती है। तीनों में से जो एक मूर्ति रहती है, उस एक मूर्ति में पेटी रहती है, उसमें से एक में उसकी प्रतिमूर्ति रहती है। जो युवती रहती है पोर्शिया, उसकी प्रतिमूर्ति एक पेटी में रहती है। स्वयंवर के लिए जो भी वर आता था उसे कहा जाता था कि इसमें से एक वर, एक पेटी किसी को भी वो चुन लो। तो जो अकड़बाज होता था वो सोने को चुनता था और जब वो सोने को चुनता था तो इससे उसका लालच प्रकट होता था, क्योंकि सोने के पेटी में तो पोर्शिया की प्रति मूर्ति नहीं रहती है, इसीलिए उसे उल्टे पैर वापस लौट जाना पड़ता है। उसी तरह से जो लोभी और लालची इंसान जो रहता था वो चांदी की पेटी को चुनता था और चांदी की पेटी में भी उसकी प्रतिमूर्ति नहीं रहने के कारण उसे भी उल्टे पैर वापस जाना पड़ता था। लेकिन जो सच्चा प्रेमी होता है वो लोहे को छूता है और वही उसका सच्चा वर जो है वो प्रमाणित होता है। तो ये जो रीति थी वो दुर्लभ बंधु में इस ढंग से पोर्शिया जो है वो अपने वर का चुनाव करती है। तो ठीक ऐसी ही एक लॉटरी जो थी वो वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। तो वैदिक काल में एक रिवाज था उसमें हिंदू धर्म में, जिसमें जब विवाह के समय में नर जो है वो एक पूछता था और नारी को उसको बूझना पड़ता था। नर जो भी पूछता था उस नारी को उसका जवाब देना पड़ता था। तो विवाह के लिए वर महाशय जो क्या करते थे, स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी भी बेटी के बाप के यहाँ वो पहुँच जाते थे। जब वो बेटी के बाप के यहाँ पहुँचते थे तो वहाँ उसको गौ भेंट करते थे, बेटी के बाप को
यानी लड़की के पिता को गौ भेंट किया करता था। उसके पीछे से वो क्या करते थे, कन्या के सामने जो है कुछ मिट्टी के ढेले को रख देते थे और उनसे कहते थे इसमें से कोई भी एक मिट्टी का ढोला उठा लो। तो हिंदू परंपरा में हर जगह कहीं कहीं मिट्टी के ढेले जो है वो कम या ज़्यादा होते थे, कहीं 7 होते थे, कहीं कम होते थे, कहीं 7 से भी ज़्यादा होते थे। तो वो जो नर महाशय यानी वर जो होते थे, वर महाशय जो थे, उनको पता होता था कि ये ढेले जो हैं वो कहाँ कहाँ से लेके आया है या फिर किस किस जगह की वो मिट्टी जो है उस ढेले में है। लेकिन ये बात उस कन्या को पता नहीं थी और यही इस लॉटरी की बुझावल थी कि जो नर रहता था, जो लड़का रहता था, उसको पता रहता था कि वो मिट्टी कहाँ से लेकर आया है, लेकिन उस लड़की को नहीं पता रहता था कि वो मिट्टी कहाँ से लेकर आया है। उसके बाद उस लड़की से प्रश्न पूछा जाता था कि तुम बताओ कि ये मिट्टी जो है किस किस जगह की ये मिट्टी है। तो उसमें से जो मिट्टी के जो ढेले होते थे वो वेदी की मिट्टी होती थी, गौशाला की मिट्टी होती थी, खेत की मिट्टी होती थी, चौराहे की मिट्टी होती थी, शमशान की होती थी और भी कई कई जगहों की वो मिट्टी होती थी। तो वो लड़का बोलता था बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट। और यदि वह युवती वेदी का ढेला उठा लेती तो लोग मानते थे कि जो संतान है वो वैदिक पंडित होगा। अगर वो गोबर को चुनती थी तो उन लोगों की यह मान्यता थी कि वो पशुओं का धनी होगा। अगर खेत की मिट्टी छू लेती तो वो जमींदार का पुत्र होगा। और सबसे ज़्यादा अशुभ होता था शमशान की मट्टी को हाथ लगाना। यदि कोई स्त्री शमशान की मट्टी को हाथ लगा देती थी तो बड़ा अशुभ माना जाता था और लोगों का ये मानना था कि यदि इस नारी का ब्याह हो जाएगा तो वो घर जो है शमशान बन जाएगा, दिन भर जन्म भर जो है वो घर जलता ही रहेगा। तो यदि ऐसा नहीं है कि वो युवती अगर शमशान की मट्टी उठा लेती है तो इसके बाद कभी उसका विवाह ही नहीं होगा। यदि एक नर के सामने वो शमशान की मट्टी छू लेती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा नर है उसके सामने यदि वो वेदी का ढेला उठा लेती है तो उसके साथ उसका ब्याह जो है वो माना जाएगा। मतलब कि उस व्यक्ति के लिए वो सही पात्रा नहीं होगी विवाह के लिए। लेकिन जिस दूसरे नर के द्वारा वेदी का ढेला वो उठा लेती है तो फिर वो उसके द्वारा ब्याह ही जाएगी। तो बहुत सारे गृह सूत्रों में इस ढेले के लॉटरी का उल्लेख है, जैसे आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज, इन सब में इसी लॉटरी का जो है उल्लेख किया गया है। तो राजपूतों की जो लड़कियां थी पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थी। जैसे कि हम लोग भी देखे हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं में स्वयंवर रचाया जाता था, राजकुमारों को न्योता दिया जाता था और राजकुमारियां जो थी स्वयंवर में अपने लिए वर का चुनाव करती थी। तो वैसे ही वैदिक काल में हिंदू जो है वो ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। लेकिन एक तरह से अपने आप में ही ये सोचना चाहिए कि जिसके साथ पूरी जिंदगी निभानी है, जिंदगी भर के साथी का चुनाव मिट्टी के ढेले पर छोड़ देना भला कहाँ तक बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपनी हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के हिसाब से भरोसा करना लेखक का विचार है। लेखक का ये कहना है कि लोगों में इतना ज़्यादा अंधविश्वास है कि इतने दूर बैठे हुए बृहस्पति, शनि, जिसके ऊपर भरोसा करके लोग जो है वो विवाह करते हैं कि इसका ग्रह सही नहीं है, इसके साथ इसका मेल नहीं बैठा है, इसकी कुंडली नहीं बैठी है। तो इन सब चीज़ों पर भरोसा करना कहाँ तक अच्छा है। तो बकौल वात्स्यायन के कहा गया है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मुहर से। उसी तरह से आंखों देखा ढेला जो है वो अच्छा होना चाहिए,
लाखों कोस के दूर बैठे तेज पिंड से, क्योंकि उनका मानना है कि जो वो ढेले देखकर जो अपनी पत्नी का वरण करते हैं वो तो फिर भी ठीक है, जो लोग लाखों करोड़ों दूर पिंड को देखकर अपने पत्नी का वरण करते हैं उससे बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मिट्टी के ढेलों पर विश्वास करना कितनी बुद्धिमानी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं ये बुद्धिमानी नहीं है कि अपना जीवन साथी को चुनने के लिए लोग ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं। लेखक ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को निरर्थक मानते हैं। उनका ये कहना है कि लोग लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित मिट्टी और आग के जो बड़े बड़े ढेले हैं, मतलब जो ग्रह है, नक्षत्र है, मंगल, शनि, बृहस्पति, इनकी काल्पनिक चाल से, काल्पनिक हिसाब पर भरोसा करके विवाह तय करते हैं। उससे तो अच्छा है कि हम अपनी आंखों से देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के ढेलों पर विश्वास करें, वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए क्योंकि कम से कम वो प्रत्यक्ष तो है, हमारे आंखों के सामने तो है। इसीलिए लेखक ने कहा भी है कि बादशाह ने कहा है, आज का कबूतर कल के मोर से बहुत ही अच्छा है, और आज का पैसा जो है वो भविष्य के सोने के सिक्के से कहीं अच्छा है। तो इसी प्रकार खुद अपने द्वारा चुना गया जो मिट्टी का ढेला है वो लाखों किलोमीटर दूर बैठे तेज पिंड से अच्छा ही होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में लोगों को एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, एक ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ना ही कोई प्राचीन अंधविश्वास जो है उस पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि एक पत्नी का चुनाव करना या पति का चुनाव करना सिर्फ दो इंसानों का नहीं बल्कि दो परिवारों का भी मेल होता है। इसलिए इस पर मात्र ज्योतिष शास्त्र पर या किसी भी पुराने रीति रिवाजों पर विश्वास करके उनका चयन नहीं करना चाहिए। तो अब अगर इनके शिल्प पर हम ध्यान दें तो इस निबंध में लेखक ने यथार्थ परक विचारधारा अपनाने की प्रेरणा दी है। साथ ही साथ जो बाह्य आडंबर है या जो सड़ी गली रूढ़ी मान्यताएं हैं उस पर भी उन्होंने करारा प्रहार किया है, और इसकी भाषा जो है वो परवाह में ही खड़ी। और ये गद्यांश जो है, ये निबंध जो है वो व्यंग प्रधान शैली में लिखा गया है, और इसमें बहुत सारे शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, जैसे तत्सम शब्दावली है, तद्भव शब्दावली है, देशज और विदेशी, इन सारे शब्दावलियों का प्रयोग जो है इस निबंध में किया गया है। तो इस निबंध के माध्यम से लेखक जो है स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि हमें यथार्थवादी होना चाहिए और कल्पना के आधार पर अपने जीवन साथी का चुनाव नहीं करना चाहिए, ना ही किसी रीति रिवाज के आधार पे, ना ही कोई सड़ी गली मान्यताओं के आधार पे, ना ज्योतिष शास्त्र के आधार पे, बल्कि हमें अच्छे से देखकर, सुनकर, परख कर ही अपने जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए। तो एक तरह से लेखक का यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है वो इस निबंध के माध्यम से उभर कर हमारे सामने आता है। धन्यवाद।